की प्रॉब्लम में जैसे अपने को फाइनल इमेज फॉर्म बाय द सिस्टम फाइंड करना है, इस टाइप की प्रॉब्लम में जब लेंस के दोनों तरफ डिफरेंट मीडियम हो तो उस केस में अपन लेंस फॉर्मूला यूज ना करके हम स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहले अपन कह रहे हैं कि एयर ग्लास इंटरफेस के लिए अपन इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, फिर ग्लास वाटर इंटरफेस के लिए देखेंगे, फिर मिरर से इमेज देखेंगे, फिर अपन कह रहे कि वापस वाटर ग्लास इंटरफेस से देखेंगे और फिर अपन ग्लास एयर इंटरफेस से देखेंगे। तो पहले अपन कह रहे कि जब अपन स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला यूज करते हैं तो मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए अपन लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 1/f इक्वल्स टू म्यू जी -1 एंड 2/r, और वैल्यू अपन रखेंगे ये 0.3 हो गया, म्यू जी की वैल्यू 3/2 -1 2/r। तो यहाँ से r इक्वल्स टू अपने को मिला 0.3 मीटर। ये फर्स्ट आंसर आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर 0.3 मीटर हो गया। अभी हम देखेंगे फॉर एयर ग्लास इंटरफेस। एयर ग्लास इंटरफेस की अगर अपन बात करें तो उसके लिए अपने को म्यू जी अपॉन v1 माइनस 1/u1 इक्वल्स टू म्यू जी -1/r के इक्वल होगा। मीन्स इसको अपन लिख सकते हैं 3/2 v1 माइनस -0.9 इक्वल्स टू 3/2 -1/0.3। ये अपने को वैल्यू मिला। मीन्स यहाँ से अपने को मिलेगा 3/2 v1 इक्वल्स टू 1/0.6 हो गया और -0.9 हो गया। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे, एलसीएम दिया 1.8 हो गया, ये 3 हो गया, -2 हो गया। मीन्स हम कह सकते हैं 3/2 v1 इक्वल्स टू 1/1.8 हो गया, 2 से ये 0.9 हो गया, और यहाँ से हम कह सकते हैं v1 इक्वल्स टू 0.9 इंटू 3 एंड दैट इज 2.7 मीटर। मतलब फर्स्ट इमेज है वो मिरर के पीछे बनेगी, कितनी डिस्टेंस पर 2.7 मीटर। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। अभी अपन क्या लिखेंगे फॉर ग्लास वाटर इंटरफेस, फॉर ग्लास वाटर इंटरफेस। एंड ग्लास वाटर इंटरफेस के लिए हम ये कह सकते हैं 4/3 v2 माइनस 3/2 अपॉन 2.7 इक्वल्स टू 4/3 माइनस 3/2 अपॉन रेडियस, रेडियस -0.3 के इक्वल है। ये अपने मीन्स यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे तो 4/3 v2 माइनस 3 अपॉन 5.4 इक्वल्स टू 8 -9। तो यहाँ से अपने को मिला 1/6 सर इंटू इस जीरो बार पॉइंट हाँ। रेडियस ऑफ कर्वेचर को नेगेटिव क्यों लिया है? रेडियस ऑफ कर्वेचर इसमें, हाँ इसमें बेटा नेगेटिव होगा ना, ये वाली सरफेस की हम बात कर रहे हैं, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑपोजिट टू द अच्छा, इंसिडेंट रे है। ठीक है सर। तो यहाँ से अपने को मिल रहा है 4/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है तो ये 3 हो गया, और ये अपने पास 1.8 हो गया, और ये 0.1 हो गया। तो 4/v2 इक्वल्स टू 3 से ये कैंसिल आउट तो 1.6 हो गया, प्लस 1/0.6 हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिलेगा v2 इक्वल्स टू 2/0.6, 0.3 एंड 4 1.2 बेटा, तो 1.2 मीटर हो गया। ये भी पॉजिटिव है।
मतलब मिरर के पीछे बेटा 1.2 मीटर डिस्टेंस पे बनेगा, दैट इज इक्वेशन 3। अभी देखो यहाँ से 1.2 मीटर है, तो मतलब इमेज यहाँ पे बनी, और हम ये कह सकते हैं कि मिरर से जो इमेज बन रही है वो मिरर के पीछे बनेगी और 0.4 मीटर पे बनेगी। तो ये इमेज बनी 0.4 मीटर पर। अभी इस मिरर से इमेज का फॉर्मेशन अपन देखेंगे तो कहाँ पे होगा, तो मिरर के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, तो उसकी इमेज है वो रियल बनेगी, तो ये रियल इमेज बनेगी 0.4 मीटर आगे बनेगी, तो ये डिस्टेंस फर्दर 0.4 मीटर हो गया। तो ये अपन कह सकते हैं थर्ड I3 ये इमेज बने। ये इमेज इस वाटर ग्लास इंटरफेस के लिए वापस ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो अपन यहाँ पर फर्दर देखेंगे फॉर फॉर वाटर ग्लास इंटरफेस, और वाटर ग्लास इंटरफेस से हम कहेंगे 3/2 V4 माइनस 4/3, डिस्टेंस अपने पास है 0.4 विथ माइनस लेंगे, इक्वल्स टू 3/2 माइनस 4/3, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा 0.3। तो यहाँ से अपने को मिला 3/2 V4 माइनस 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ये प्लस 0.3 हो गया, 9 माइनस, तो ये अपने को मिला 1/6 इंटू 0.3 मीन्स 3/2 V4 इक्वल्स टू 1.8 माइनस 0.3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एलसीएम 1.8, ये अपने पास 1 हो गया, ये 6 हो गया, और 3/2 V4 इक्वल्स टू 5/1.8, तो यहाँ से अपने को मिला 0.9, और इसको अपन कह सकते हैं V4 इक्वल्स टू 2.7 डिवाइड बाई 5, और ये वैल्यू अपने को मिलेगा पॉइंट, ठीक है, ये माइनस आएगा बेटा, यहाँ पे माइनस बचेगा, और इसको अपन कह सकते हैं 5 जा तो 0.5, और ये अपन कह रहे कि 4 जा 20, तो माइनस 0.54 मीटर, ये बेटा अपन कह रहे कि इसकी इमेज बनी। माइनस का मतलब नेगेटिव होगा बेटा, सेम साइड ऑब्जेक्ट के। अभी अपन कह रहे कि ग्लास एयर इंटरफेस, फाइनल इमेज वापस ग्लास एयर इंटरफेस से होगी, तो फॉर ग्लास एयर इंटरफेस, और ग्लास एयर इंटरफेस से अपन ये कह सकते हैं 1/V5 माइनस 3/2 माइनस 0.54 इक्वल्स टू 1 माइनस 3/2, और रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस होगा, तो माइनस 0.3, इस यहाँ से अपने को मिला 1/V5 प्लस 3/2 इंटू 0.54 इक्वल्स टू 1/ माइनस प्लस हो गया 0.6 हो गया। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 1/V5 इक्वल्स टू 1/0.6 माइनस 3/0.54 इंटू 2 के इक्वल होगा। इसको अगर एलसीएम ले तो देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, ये 3 से 0.31 जा 3, और 6 3 जा 8 3 जा 24, तो ये 0.18 हो गया, मीन्स यहाँ से 0.6, ये बेटा आपने लिखा माइनस 0.36,
तो एलसीएम लिया 0.36 हो गया, यहाँ पे अपने को मिलेगा 6 माइनस 1 हो गया, मीन्स V5 दैट विल बी इक्वल्स टू 0.36 अपॉन 6 माइनस 1 कितना हो गया, 5 हो गया। और इसको अपन सॉल्व करेंगे, देखो क्या मिलता है। ठीक है, ये बेटा अपने को मिलेगा 0. मिस्टेक होगी, एक बार वापस चेक करते बेटा, 3/2 और यहाँ पे अपन कह रहे कि 0.54 इक्वल्स टू 1 माइनस 3/2 बेटा माइनस 1/2, 2 इंटू 0.3 बेटा तो 1.6 हो गया। ठीक है, फिर 1 अपॉन 0.6 माइनस बेटा 3 अपॉन 0.54 इंटू 2 हो गया। ठीक है, 3 से ये कैंसिल किया तो 0.18 हो गया, 0.18 इंटू 2 बेटा 0.36 हो गया। ठीक है, एलसीएम लिया 0.36 हो गया और 0.6 इंटू सॉरी 0.6 इंटू 0.6 होगा, यहाँ पे 0.6 होगा तो यहाँ पे 0.4 बचेगा। ये अपने पास 0.6 होगा, 0.6 इंटू 0.6 0.36 होगा, -1 तो ये 0.4 बचा। तो यहाँ से बेटा अपने को मिला 0.4 अपॉन 0.36 डिवाइड बाई 0.4 बेटा और ये अपने को मिला 0.9 मीटर। तो फाइनल इमेज लेंस से अपन कह रहे कि कितनी डिस्टेंस पर होगा, ये बेटा माइनस का आएगा, तो ये अपने पास -0.9 मीटर मतलब लेंस के मिरर से पीछे बनेगी। तो इमेज विल बी एट 0.9 मीटर बिहाइंड द लेंस। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका फाइनल आंसर होगा। तो अभी अपन इसको एज ए कंसेप्ट बेटा ध्यान रखेंगे कि जब भी अपन कह रहे एज ए कंसेप्ट हम ये ध्यान रखेंगे कि लेंस के दोनों तरफ डिफरेंट मीडियम हो तो अपन एज ए स्फेरिकल सरफेस लेकर उसको ट्रीट करेंगे। क्लियर बेटा? ठीक है सर। हाँ सर। नोट कर दिया? हाँ सर। चलो, तो अभी अपन लास्ट देखेंगे पेज में। जब भी बेटा अपन कह रहे कि दो सरफेस, ये जैसे अपन कह रहे कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें दो सरफेस रिफ्रैक्टिंग हो और दोनों सरफेस किसी एंगल पर हो, तो बनने वाली जो ऑब्जेक्ट है या अपन कह रहे कि सिस्टम है उसको अपन प्रिज्म कहेंगे। ये जैसे अपन कह रहे कि एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगी, रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1 है, दूसरी ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2 है, ये जो है वो प्रिज्मा एंगल है, अगर अपन कह रहे इस टाइप से भी बेटा अपन कह रहे कोई सरफेस है तो उसको भी अपन दो,
अगर ये है तो ये भी एक प्रिज्म का फॉर्मेशन करेगी बेटा, क्योंकि अपन कह रहे कि जो सरफेस है वो कुछ एंगल पे होनी चाहिए, तो ये अपन कह रहे कि कुछ एंगल पे सरफेस है। इसका बेटा प्रिज्मा एंगल अगर अपने को फाइंड करना है तो कुछ इस टाइप से अपने को प्रिज्मा एंगल मिलेगा। इस दोनों सरफेस को एक्सटेंड करेंगे तो एक्सटेंड करने पर कुछ इस टाइप से अपने को सरफेस मिलेगी। ये बेटा एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस S1 हो गया और ये दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस S2। ठीक है सर। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रिज्मा इज मेड बाय अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय एनी नंबर ऑफ सरफेसेस। मतलब अपन कह रहे कि कितनी भी नंबर ऑफ सरफेसेस इसमें हो सकती हैं तो उसको अपन प्रिज्मा कहेंगे। ए प्रिज्मा, तो यहाँ पे प्रिज्मा को अगर डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं ए प्रिज्मा इज मेड बाय ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय any number of surfaces और सरफेसेस में बेटा कैसी सरफेस होनी चाहिए, प्लेन सरफेसेस। कर्व सरफेस है तो फिर अपन उसको प्रिज्मा नहीं कहेंगे। any number of surfaces and incident and emergent surface, incident and emergent surfaces will be non parallel। अगर पैरेलल है तो फिर बेटा प्रिज्मा का काम नहीं करेगा। इंसिडेंट एंड इमर्जेंट सरफेस विल बी नॉन पैरेलल। जैसे अपन कह रहे कि अगर मैं इस टाइप से बेटा एक क्यूबिकल हमने ऑब्जेक्ट लिया और उसमें अगर मैं इसको एज ए सरफेस S1 लेता हूँ, इमर्जेंट सरफेस अगर ये S2 है तो ये प्रिज्म का काम करेगा। और अगर अपन कह रहे कि ये सरफेस और ये सरफेस अगर अपन लेंगे तो वो प्रिज्म का काम नहीं करेगा। तो हम ये कह सकते हैं प्रिज्मा इज मेड बाय ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय द एनी नंबर ऑफ सरफेसेस, मतलब प्लेन होनी चाहिए, एंड इंसिडेंट एंड इमर्जेंट सरफेस विल बी नॉन पैरेलल। पैरेलल नहीं होना चाहिए, पैरेलल होगा तो उस केस में वो प्रिज्मा का काम नहीं करेगा। क्लियर बेटा यहाँ तक? तो फिर तो वो स्लैब हो जाएगा ना, जैसे वो ग्लास स्लैब जो मैं लिखा हाँ, था। वो अपन कह रहे कि ग्लास स्लैब, जैसे अपन कह रहे कि नोट करके अपन ठीक लिखेंगे। है सर। अगर ये मटेरियल सॉलिड नहीं होता है, जैसे अपन कह रहे कि इस टाइप से हमने एक प्रिज्मा ऐसे लिया और वो होलो है बीच में से, तो हम कहेंगे कि जब ये होलो होगा तो उस केस में ये प्रिज्मा की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये सिंपल एक ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ये प्रिज्मा नहीं है, नॉट अ प्रिज्म। अगर बीच में से होलो है तो ये सिंपल एक मीडियम की तरह बिहेव करेगा, अपन कहेंगे कि ये एक प्रिज्मा की तरह बिहेव नहीं करेगा। अभी अपन यहाँ पर देखेंगे रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्मा। एक प्रिज्मा से लाइट का किस टाइप से रिफ्रैक्शन हो सकता है वो अपन देखेंगे। रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्मा। ये जिसे अपन कह रहे कि प्रिज्मा है, इसका बेटा प्रिज्मा एंगल
ए है, एक लाइट है वो इंसिडेंट हो रही है, ये इसका नॉर्मल है। आफ्टर इंसिडेंट बेटा अपन कह रहे कि रिफ्लेक्ट हो रही है, ये अपन कह रहे कि लाइट इमर्जेंट हो रही है, मीन्स ये इंसिडेंट हुई और ये इमर्जेंट। ये बेटा एंगल जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, इसको अपन कहेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंट। ये जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 है। ये इस पॉइंट को अपने कैपिटल R मार्क किया, तो यहाँ पे अपन कह रहे कि ये जैसे पॉइंट O या ये पॉइंट A है, इस पॉइंट को बेटा B ले लिया। तो अगर मैं रिफ्रैक्शन इक्वेशन, सॉरी A डबल हो जाएगा, इसको अपन P ले लेते हैं और ये पॉइंट Q है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि रिफ्रैक्शन एट पॉइंट P बेटा, रिफ्रैक्शन एट पॉइंट P। अगर हम P पॉइंट पर रिफ्रैक्शन की बात करें तो उस केस में अपने को रिफ्रैक्शन इक्वेशन क्या मिलेगा, तो हम ये कह सकते हैं बेटा साइन आई अपॉन साइन R1 इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बेटा म्यू है, दैट इज इक्वेशन 1। अगर अपन रिफ्रैक्शन एट पॉइंट Q की बात करें, रिफ्रैक्शन एट पॉइंट Q, तो Q पॉइंट पे रिफ्रैक्शन अपने को क्या मिलेगा, साइन E अपॉन साइन R2 इक्वल्स टू म्यू के इक्वल होगा, दैट इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 दोनों को बेटा अगर अपन कंबाइंड लिखे तो हमें मिलेगा रिफ्रैक्शन इक्वेशन फॉर प्रिज्मा। अगर देखें रिफ्रैक्शन इक्वेशन फॉर प्रिज्मा, तो प्रिज्मा के लिए रिफ्रैक्शन इक्वेशन बेटा मिलेगा साइन आई अपॉन साइन R1 इक्वल्स टू साइन ए अपॉन साइन R2 इक्वल्स टू म्यू के इक्वल होगा। ये बेटा रिफ्रैक्शन इक्वेशन मिला, साइन आई अपॉन साइन R1 इक्वल्स टू साइन ई अपॉन साइन R2 इक्वल्स टू म्यू के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पर आई जो है, एंगल जो आई है बेटा वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ई जो है दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंट है। R1 एंड R2 बेटा इसको अपन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अगर बेटा अपन कह रहे कि इसी के अंदर फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इक्वेशन क्या होगी, फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर आई की वैल्यू बेटा वेरी स्मॉल है तो उस केस में हम इसको लिखेंगे इक्वेशन को बेटा आई अपॉन R1 इक्वल्स टू ई अपॉन R2 इक्वल्स टू म्यू के इक्वल होगा। स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो उस केस में आई अपॉन R1 इक्वल्स टू ई अपॉन R2 इक्वल्स टू म्यू के इक्वल होगा। ये दोनों बेटा अपन कह रहे कि रिफ्रैक्शन इक्वेशन ऑफ प्रिज्मा है। क्लियर? नोट कर दिया? हाँ सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी अपन कहेंगे डेविएशन एंगल बेटा,
तो नेक्स्ट अपन देखेंगे डेविएशन बाय द प्रिज्म। प्रिज्म के कारण डेविएशन कितना होगा वो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डेविएशन बाय प्रिज्म। अभी प्रिज्म से डेविएशन कैसे हम देखेंगे। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक प्रिज्म है, प्रिज्मा एंगल बेटा इसका ए है, एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ये नॉर्मल है, ये बेटा एंगल आई है, एंगल ई है, इसको हमने कहा आर है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है। ये रे बेटा इधर जा रही है और फिर इधर ये डेविएट हो रही है। तो अगर इस रे को अपन एक्सटेंड करें बेटा, इसका पाथ ऐसा होना चाहिए, बट ये रे बेटा यहाँ से इमरजेंट होती है, तो ये अपन कह सकते हैं इसका एंगल ऑफ डेविएशन है। तो ये इसका एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा है। अभी बेटा ये डेल्टा है, ये टोटल आई है, इसको हमने कहा कि R1 है, ये एंगल R2 है। अगर मैं ये एंगल फाइंड करता हूँ बेटा इस ट्राइंगल में, तो ये एंगल होगा I माइनस R1। अगर मैं इस एंगल की बात करता हूँ बेटा, तो ये एंगल होगा E माइनस R2। तो ये PQR और इसको बेटा अपने का S, ये पॉइंट S है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें फ्रॉम ट्राइंगल PSQ बेटा, और PSQ में डेल्टा है वो बेटा एक्सटर्नल एंगल है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक्सटर्नल एंगल डेल्टा दैट विल बी इक्वल्स टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 के इक्वल होगा। एक्सटर्नल एंगल I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 के इक्वल होगा। मीन्स डेल्टा इक्वल्स टू अपने को मिला I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। अभी बेटा R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या है वो अपन देखते हैं। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि फ्रॉम ट्राइंगल PQR बेटा, और ट्राइंगल PQR से अगर अपन R1 प्लस R2 की बात करें तो हम ये कह सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस बेटा कैपिटल R इक्वल्स टू 180 के इक्वल है। और यहाँ से अपन कैपिटल R या R1 प्लस R2 की बात करें, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 180 माइनस R के इक्वल है। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अभी अपन बात करेंगे जो क्वाड्रिलेटरल है बेटा, फ्रॉम ये बेटा अपन कह रहे कि क्वाड्रिलेटरल बन रहा है PAQR, और उसमें बेटा अपन कह रहे कि एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, और उन सब का वैल्यू बेटा 360 के इक्वल होता है। एंगल P वो बेटा 90 डिग्री है, इसको मैंने A लिख दिया, प्लस ये फर्दर 90 डिग्री है और ये R है, इक्वल्स टू 360 डिग्री। मीन्स यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि A दैट विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस R के इक्वल होगा। दैट इज इक्वेशन 3 हो गया। अब बेटा सेकेंड और 3 में RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड बेटा, और सेकेंड और थर्ड से हमें मिला R1 प्लस R2 इक्वल्स टू बेटा प्रिज्मा एंगल A के इक्वल होगा। दैट इज इक्वेशन 4। और इसको बेटा अपन यहाँ पे लिखेंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इक्वल्स टू हमें मिला
आई प्लस ई माइनस ए के इक्वल होगा। ये बेटा एंगल ऑफ डेविएशन, ये फॉर्मूला अपने को बोर्ड के एग्जाम में इसका डेरिवेशन पूछा जाता है। इस चैप्टर में से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डेल्टा जो है प्रिज्मा एंगल, सॉरी डेविएशन आई प्लस ई माइनस ए के इक्वल होगा। अभी अपन कह रहे हैं कि अगर मुझे बेटा इसका कंसेप्ट मिनिमम डेविएशन फाइंड करना है, हम चाहते हैं कि ये डेविएशन तो है बट उसमें इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो वो मिनिमम वैल्यू अपन कैसे फाइंड सर करेंगे। बोलो बेटा। इधर जो ट्रायंगल पीएसक्यू है हाँ, उधर का डेल्टा कैसे निकाला? ये एक्सटर्नल एंगल है। वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। ये बेटा एक्सटर्नल एंगल है, देखो इस ट्रायंगल में ये एक्सटर्नल एंगल है और एक्सटर्नल एंगल की अच्छा वैल्यू अच्छा, ठीक है इंटरनल सर, एंगल ठीक के इक्वल होता है, सम ऑफ द इंटरनल एंगल होता है। है। हाँ सर, ठीक है सर, ठीक है सर। चल अभी अपन देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम डेविएशन। हम चाहते हैं कि मिनिमम डेविएशन की क्या कंडीशन है, तो कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन अपन देखेंगे। जैसे बेटा डेल्टा, अभी हमने कहा डेल्टा की वैल्यू आई प्लस ई माइनस ए के इक्वल है। अगर यहाँ पर आई की वैल्यू बेटा अपन देखें स्नेल्स लॉ, तो हम ये कह सकते हैं कि साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन आर वन के इक्वल है। और अगर हम साइन ई की बात करें तो साइन ई दैट इज इक्वल्स टू म्यू साइन आर टू के इक्वल है। अभी आर टू को बेटा इन टर्म्स ऑफ आर वन अपन लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, ए माइनस आर वन, क्योंकि आर वन प्लस आर टू ए के इक्वल है। तो यहाँ से साइन ए वो हमें मिला म्यू साइन ए माइनस आर वन। तो मुझे यहाँ पे आई की रिक्वायरमेंट है बेटा, तो आई को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स म्यू साइन आर वन, ये आई की वैल्यू रखा। और ई को अगर अपन लिखना चाहें तो ई इक्वल्स टू क्या होगा, साइन इनवर्स, ये अपने पास म्यू साइन ए माइनस आर वन के इक्वल होगा। ये ई की वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करें तो यहाँ से डेल्टा इक्वल्स टू साइन इनवर्स म्यू साइन आर वन प्लस साइन इनवर्स म्यू साइन ए माइनस आर वन माइनस ए के इक्वल है। ये अपन कह रहे कि इस डेल्टा की बेटा वैल्यू होगा। अभी अपन कह रहे फॉर मिनिमा बेटा, और मिनिमा के लिए अपन क्या कहेंगे, यूजिंग मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन, यूजिंग मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन। और मैक्सिमम मिनिमा के लिए बेटा अपन क्या करते हैं, डी ऑफ डेल्टा अपॉन डी आर वन डिफ्रेंशिएशन करेंगे और उसको बेटा किसके इक्वल रखेंगे अपन, जीरो के इक्वल। और जब अपन इसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो रखेंगे तो यहाँ से बेटा अपने को क्या कंडीशन मिलती है कि जब आर वन इक्वल्स टू आर टू के इक्वल होगा, मतलब हम कहेंगे कि आर वन इक्वल्स टू ए माइनस आर वन होगा। यहाँ से जो कंडीशन अपने को मिलेगी आर वन इक्वल्स टू ए माइनस आर वन, और ए माइनस आर वन क्या था बेटा, आर टू था। तो हम ये कह सकते हैं कि जब आर वन इक्वल्स टू आर टू होगा तो डेल्टा है वो बेटा मिनिमम होगा। ये कंडीशन मिली कि जब R1 इक्वल्स टू R2 है तो डेल्टा है वो मिनिमम होगा।
डेल्टा मिनिमम होगा। अभी डेल्टा मिनिमम होगा कितना, तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि डेल्टा मिनिमम इक्वल्स टू, जब R1 इक्वल्स टू R2 होगा तो उस केस में बेटा आई इक्वल्स टू ई भी होगा। R1 R2 इक्वल है तो आई है वो भी क्या होगा, ई के इक्वल होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2i माइनस बेटा अपन करके ए हो गया। तो यहाँ से अगर आई की बात करें तो आई अपने को मिला डेल्टा मीन प्लस ए अपॉन 2 के इक्वल होगा। ये बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और दूसरा बेटा अपन यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 2r1 इक्वल्स टू ए। तो R1 को अपन क्या लिख सकते हैं, a/2। तो यहाँ से अगर मैं प्रिज्मा फॉर्मूला बेटा देखता हूँ तो प्रिज्मा फॉर्मूले के लिए या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्मा अपन देखेंगे तो म्यू इक्वल्स टू क्या आता है बेटा, साइन आई अपॉन साइन R1। तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू इक्वल्स टू साइन आई को बेटा आपने लिखा साइन डेल्टा मीन प्लस ए डिवाइड बाई 2 बेटा अपॉन साइन a/2 बेटा। एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट इसको याद रखना बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्मा दैट इज गिवन बाय साइन डेल्टा मीन प्लस a/2 अपॉन साइन a/2 के इक्वल होगा। ठीक है सर। अभी अपन देखेंगे ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड बेटा इंसिडेंट एंगल। ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड डेविएशन एंगल। तो अभी हमने कहा था बेटा डेविएशन एंगल, उसका इंसिडेंट के टर्म्स में अगर अपन ग्राफ देखें तो अपने को मिलेगा आई की वैल्यू साइन इनवर्स म्यू, सॉरी डेल्टा इक्वल्स टू अपने पास था आई प्लस ई माइनस बेटा ए के इक्वल। आई प्लस ई माइनस ए, ये अपन कह रहे कि डेल्टा की वैल्यू है। अभी बेटा अपन कह रहे कि आई किस टाइप से वैरी कर रहा है, आई ई माइनस ए बेटा, ये अपने को इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो हम किस टाइप से करेंगे, ये बेटा एंगल ऑफ डेविएशन है, ये इंसिडेंट एंगल है, ये आई हो गया, ये अपन कह रहे कि डेल्टा हो गया। और इसका ग्राफ बेटा अपन देखें तो ग्राफ अपने को कुछ इस टाइप से मिलेगा। देखो ये शेप लगती पैराबोला है, बट पैराबोला की तरह ये शेप नहीं है, ये ध्यान रखना, ये पैराबोला नहीं है। अपने को कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्टूडेंट इसको पैराबोला लिख लेते हैं, नहीं, ये शेप पैराबोला नहीं है। ये अपने पास मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन है, और मैक्सिमम के लिए ये जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा अपन कह रहे कि आई है, तो दो एंगल के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बेटा मैक्सिमम होगा कि जैसे आई इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए और ई है वो भी 90 डिग्री हो जाए। दूसरा अपन कह रहे हैं कि दो डिफरेंट एंगल के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ डेविएशन सेम हो सकता है। एक एंगल आई है और वही एंगल जब ई के इक्वल हो जाएगा तो अपन कह रहे कि डेल्टा सेम हो सकता है। तीसरा इसमें पॉइंट है कि जब आई इक्वल्स टू ई हो जाएगा तो उस केस में बेटा अपन कह रहे कि डेल्टा है वो मिनिमम होगा। तो आई इक्वल्स टू ई होगा, उस केस में अपन कह रहे कि डेल्टा की वैल्यू मिनिमम होगा।
अभी देखो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स अपन लिखेंगे। पॉइंट 1, और वो क्या कह रहा है, फॉर 1 डेल्टा मतलब एंगल ऑफ डेविएशन देयर विल बी there are two values of incident angle, two values of incident angle if I and E are interchanged, then we get same value of the angle of deviation. Same value of angle of deviation. Second, there is one and only one angle of incidence for which the angle of deviation will be minimum. जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है तो अपने को एक ही इंसिडेंट एंगल मिलेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि फॉर डेल्टा मिनिमम आई इक्वल्स टू ई होता है, दोनों एंगल वो एक ही वैल्यू होगा, और उस केस में R1 इक्वल्स टू R2 के इक्वल होगा। फिर थर्ड पॉइंट बेटा अपन देखेंगे यहाँ पर कि व्हेन अ प्रिज्म is in minimum deviation position, the refracted ray inside the prism is parallel the base and passes symmetrically through the prism provided base angles are equal। अगर अपन कह रहे कि बेस एंगल इक्वल है बेटा तो वो सिमेट्रिसिटी में होगा, और जो अपन कह रहे कि रे है वो पैरेलल टू बेस होगा। बेस लाइन के हमेशा पैरेलल होती है, कब, जब अपन कह रहे कि एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है। तो ये बेटा अपन कह रहे कि, और इसमें ये ध्यान रखना है कि ये ग्राफ जो है पैराबोलिक नहीं है, पैराबोला की तरह है बट अपन कह रहे कि ये ग्राफ पैराबोलिक नहीं है, ये अपने को ध्यान रखना है।
नोट कर दिया? ठीक है सर। चलो अभी अपन देखेंगे बेटा कंडीशन फॉर ग्रेजिंग इंसिडेंस। कंडीशन फॉर ग्रेजिंग इंसिडेंस। ये जैसे बेटा अपन करें कि प्रिज्म है, और हम चाहते हैं कि जो लाइट है वो ग्रेज करती हुई बेटा निकले इस टाइप से। ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए बेटा एंगल 90 डिग्री है, ग्रेज करती हुई इंसिडेंट करे, ये एंगल बेटा ई हो गया। और जब अपन कह रहे कि आई की वैल्यू बेटा 90 डिग्री है, तो हम कहेंगे टी आई आर की कंडीशन एप्लीकेबल होगा। उस केस में बेटा R1 है वो क्रिटिकल एंगल के लिए होगा थीटा सी, और थीटा सी को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 म्यू। ये अपने पास कंडीशन होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ A इक्वल्स टू R1 प्लस R2 है। तो यहाँ से R2 की अगर अपन बात करें तो R2 A माइनस R1 होगा। R1 को अपन थीटा सी लिख सकते हैं, A माइनस थीटा सी। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर इमरजेंट बेटा स्नेल्स लॉ अगर इमरजेंट एंगल के लिए लगाए तो क्या होगा, तो म्यू इंटू साइन R2 को अपन लिख सकते हैं A माइनस थीटा सी इक्वल्स टू साइन E के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अपने को मिला E इक्वल्स टू साइन इनवर्स, और ये अपने पास म्यू साइन A माइनस थीटा सी के इक्वल होगा। तो ये अपने पास E की वैल्यू होगा। मतलब इमरजेंट एंगल जब इतना होगा तो अपन कह रहे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, या अपन कह रहे कि लाइट है वो ग्रेजिंग इंसिडेंस करेगी। और उस केस में बेटा डेविएशन की अगर अपन बात करें, डेविएशन वो मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम कितना, तो आई की वैल्यू बेटा 90 प्लस अपन कह रहे कि ई माइनस ए के इक्वल होगा। और ई कितना होगा, तो ई अपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, यहाँ से बेटा अपने को ई मिल जाएगा। तो ये कंडीशन फॉर ग्रेजिंग है, ग्रेजिंग इंसिडेंस है। ग्रेजिंग इंसिडेंस के लिए आई की वैल्यू 90 डिग्री, तो R1 थीटा सी होगा, और थीटा सी को अपन साइन इनवर्स 1/म्यू लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपन एक देखेंगे मिनट सर। कंडीशन फॉर ग्रेजिंग इमरजेंस। हम ग्रेजिंग इमरजेंस की अगर कंडीशन देखें, ग्रेजिंग इमरजेंस मतलब ई की वैल्यू बेटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये जैसे एक प्रिज्म है, ये ग्रेजिंग इमरजेंस है बेटा। ग्रेजिंग इमरजेंस बेटा ये एंगल ई की वैल्यू 90 डिग्री होगा, ये थीटा सी होगा, ये एंगल ए माइनस थीटा सी होगा।
और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। तो उस केस में अपन कह सकते हैं कि व्हेन E इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा बेटा, देन R2 इक्वल्स टू थीटा सी के इक्वल होगा, और थीटा सी को अपन लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/μ। और यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि अगर आई अपने को फाइंड करना है तो हम ये कह सकते हैं आई इक्वल्स टू साइन इनवर्स म्यू साइन ए माइनस थीटा सी के इक्वल होगा। ये आई की वैल्यू है। और अगर अपन डेल्टा की वैल्यू देखें तो वो मैक्सिमम होगा, दैट इज इक्वल्स टू आई प्लस 90 माइनस ए के इक्वल होगा। ये मैक्सिमम डेविएशन होगा, उसकी वैल्यू को अपन इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। सर ये जो ग्रेजिंग इंसिडेंस और इमर्जेंस है उसके फॉर्मूलाज भी जब ग्रेजिंग इंसिडेंस और ग्रेजिंग इमर्जेंस होगा उस केस में अपने को डेविएशन मैक्सिमम मिलेगा। तो जब मैक्सिमम डेविएशन होगा तो ग्रेजिंग इंसिडेंस और ग्रेजिंग इमर्जेंस हो सकता है, ये अपने को ध्यान रखना होता है। सर हम्म, अगर ग्रेजिंग नहीं हो हम्म, फिर भी पॉसिबल है क्या मैक्सिमम डेविएशन? नहीं, तब मैक्सिमम डेविएशन नहीं होगा। ठीक है सर, मतलब अगर इन दोनों में से एक केस होगा तो ही मैक्सिमम तो मैक्स डेविएशन होगी, और अगर हमें मैक्स नेट फ्रीज हो गया बेटा आपका। नेक्स्ट अपन देखेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा, कंडीशन फॉर नो इमरजेंस। कंडीशन फॉर नो इमरजेंस मतलब अपन कह रहे कि इमरजेंट पॉइंट पर टीआईआर होना चाहिए, उसकी कंडीशन बेटा अपन यहाँ पर देखेंगे। कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, ये बेटा अपन कह रहे कि इसका प्रिज्मा एंगल ए है, एक लाइट रे है वो इंसिडेंट हो रही है, ये बेटा अपन कह रहे कि एंगल आई है, ये एंगल आई है, ये एंगल ई है, ये बेटा एंगल R1 है, और ये R2 है। तो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे अगर हम ये पॉइंट बेटा अपन कह रहे कि ठीक है, मुझे बेटा यहाँ पर ग्रेजिंग सॉरी नो इमरजेंस बताना, तो नो इमरजेंस की क्या कंडीशन होगी, मतलब अपन कह रहे कि हम चाहते हैं ये जैसे पॉइंट बेटा P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट बेटा अपन कह रहे कि R है, और अगर मैं बात करता हूँ बेटा फ्रॉम ट्राइंगल, और उसमें बेटा अपने को मिलेगा ये PAQ, और PAQ अगर मैं ट्राइंगल से बात करता हूँ फ्रॉम ट्राइंगल PAQ बेटा, और PAQ में अपने को क्या मिलेगा बेटा, A प्लस 90 - R1 प्लस 90 - R2 इक्वल्स टू
180 डिग्री। और यहाँ से अपने को क्या मिला बेटा, ए इक्वल्स टू R1 प्लस R2, दैट इज इक्वेशन 1। अभी देखो अपन क्या कह रहे हैं कि नो इमरजेंस के लिए बेटा क्या कंडीशन होना चाहिए, तो अपन कह रहे हैं आई की वैल्यू अगर मैं मैक्सिमम करता बेटा, देखो यहाँ पर फॉर आई इक्वल्स टू 90 डिग्री, जब आई 90 डिग्री होगा तो उस केस में बेटा R1 मैक्सिमम होगा। और R1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है बेटा, क्रिटिकल एंगल थीटा सी के इक्वल होगा। जब R1 मैक्सिमम होगा तो R2 बेटा मिनिमम होगा, और R2 मिनिमम कितना होगा, तो हम ये कह सकते हैं A माइनस R1 मैक्सिमम, और R1 मैक्सिमम थीटा सी है तो हम ये कह सकते हैं A माइनस थीटा सी के इक्वल होगा। R2 की मिनिमम वैल्यू A माइनस थीटा सी के इक्वल होगा। अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि फॉर नो इमरजेंस अपने को कंडीशन लगाना है। हम ये कहेंगे कि फॉर नो इमरजेंस मतलब क्या होना चाहिए बेटा, TIR होना चाहिए इमर्जिंग पॉइंट पर। और नो इमरजेंस के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि R2 की जो मिनिमम वैल्यू है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा सी बेटा। तो ये पता है इंसिडेंट एंगल एट पॉइंट Q वो ग्रेटर देन थीटा सी होगा, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर TIR होगा। और R2 की मिनिमम वैल्यू अपने पास है A माइनस थीटा सी, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू थीटा सी। इक्वल्स टू ना रख के केवल ग्रेटर देन करेंगे तो ग्रेटर देन थीटा सी, मतलब ये बेटा अपने को मिला A ग्रेटर देन टू थीटा सी, दैट इज द कंडीशन फॉर नो इमरजेंसी। A ग्रेटर देन थीटा सी होगा, मतलब मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि थीटा सी A ग्रेटर देन थीटा सी है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि A/2 ग्रेटर देन थीटा सी होगा। मीन्स यहाँ पे बेटा अपन कह सकते हैं कि साइन A/2 ग्रेटर देन साइन थीटा सी। तो यहाँ पे हमें मिला साइन A/2 ग्रेटर देन साइन थीटा सी की वैल्यू क्या होता है बेटा, 1/म्यू होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि म्यू ग्रेटर देन 1 साइन A/2 के इक्वल होगा। म्यू ग्रेटर देन 1 साइन A/2, और उसको अपन लिख सकते हैं बेटा, तो ये म्यू ग्रेटर देन कॉसेक A/2, ये अपने पास कंडीशन हो गया। एक कंडीशन ये, दूसरा बेटा इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल एंगल देखे तो A ग्रेटर देन 2 थीटा सी। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि कंडीशन फॉर नो इमरजेंस म्यू, डायरेक्टली बेटा ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि म्यू ग्रेटर देन 1/sin A/2 या म्यू ग्रेटर देन कॉसेक A/2 होगा, जहां पर A प्रिज्मा एंगल है। क्लियर? 1 मिनट से। ठीक है सर। अभी अपन देखेंगे बेटा रिफ्रैक्शन बाय थिन प्रिज्मा। रिफ्रैक्शन बाय थिन प्रिज्मा।
अभी जैसे बेटा अपन कह रहे कि रिफ्रैक्शन बाय थिन प्रिज्म, तो हमने कहा था जब ए वेरी स्मॉल होगा और डेल्टा बेटा अपने पास क्या है, डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए के इक्वल है। और थिन प्रिज्म से रिफ्रैक्शन की इक्वेशन अपने पास था आई अपॉन आर वन इक्वल्स टू ई अपॉन आर टू इक्वल्स टू म्यू के इक्वल होगा। ये थिन प्रिज्म के लिए बेटा रिफ्रैक्शन इक्वेशन है। यहाँ से अपन लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू म्यू आर वन एंड ई इक्वल्स टू म्यू टाइम्स आर टू। तो देखो डेल्टा अपने पास क्या मिलेगा, म्यू आर वन प्लस बेटा आर टू माइनस ए के इक्वल होगा। सॉरी। और यहाँ से बेटा अपन कह रहे कि आर वन प्लस आर टू वो बेसिकली किसके इक्वल होता है, प्रिज्मा एंगल ए के इक्वल। मीन्स हम कह सकते हैं डेल्टा दैट इज इक्वल्स टू म्यू माइनस वन इंटू ए के इक्वल होगा। तो थिन प्रिज्म से डेविएशन अगर अपन देखें तो डेविएशन कितना होगा, म्यू माइनस वन ए के इक्वल होगा। दैट इज हम ये कह सकते हैं डेविएशन बाय थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म से अगर अपन डेविएशन की बात करें तो डेविएशन म्यू माइनस वन ए के इक्वल होगा, जहां पर ए जो है वो प्रिज्मा एंगल है और म्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्मा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्मा है और ए प्रिज्मा एंगल के इक्वल है। क्लियर बेटा? एक मिनट। ठीक है सर। अभी अपन देखेंगे कभी कभार अपने को इमेज फॉर्मेशन, इमेज की पोजीशन पूछा जाता है, प्रिज्म के कारण इमेज फॉर्मेशन किस टाइप से होगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्रिज्म। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक प्रिज्म है, ये सपोज बेटा एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से इस टाइप से बेटा रे इंसिडेंट हो रही है। ये रे अपन कह रहे कि इस पॉइंट से आती हुई दिखेगी। तो ये जैसे सपोज बेटा ऑब्जेक्ट है, तो ये अपन कह रहे कि इसकी इमेज होगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर अपने को ऑब्जेक्ट मतलब इसकी हाइट फाइंड करना है कि भाई इससे कितनी डिस्टेंस पर बेटा अपन कह रहे कि ये इमेज बन रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि tan डेल्टा बेटा, डेल्टा क्या है, डेविएशन हो गया। तो tan डेल्टा दैट इज इक्वल्स टू बेटा हाइट अपॉन ये जो डिस्टेंस है वो a हो गया, इसको अपन a लिख सकते हैं। यहाँ से बेटा ये डेविएट हो रहा, तो h बाई a। अगर अपन बात करें बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेटा एक ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म होगा, तो इस ट्राइंगल को अपन परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेटा tan डेल्टा ये लिख सकते हैं। और यहाँ से अपन कहेंगे कि फॉर थिन प्रिज्म बेटा, फॉर थिन प्रिज्म, तो थिन प्रिज्म के लिए बेटा अपन tan डेल्टा, उसको अपन डेल्टा लिख सकते हैं और डेल्टा इक्वल्स टू बेटा h अपॉन a के इक्वल होगा। तो h इक्वल्स टू अपन कह सकते हैं a डेल्टा के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि
और डेल्टा की वैल्यू भी बेटा अपने को पता है, तो एच ये अपने पास है और डेल्टा म्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल ए बेटा, ये अपन कह रहे कि इमेज की पोजीशन होगी, इमेज इतनी हाइट पर बनेगा। मतलब थिन प्रिज्म जब होता है तो देखो किस टाइप से उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। ये जैसे एक थिन प्रिज्म है, यहाँ से अपन कह रहे कि एक ऑब्जेक्ट है, रे है, ये बेटा अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट है, ये इमेज यहाँ पे बन रही है इसकी, क्योंकि रे यहाँ से आती हुई दिखेगी। ये डिस्टेंस अपन कह रहे कि ए है, ये डिस्टेंस अपने को एच फाइंड करना, और ये बेटा अपन कह रहे कि उसका एंगल ऑफ डेविएशन है, ये एंगल ऑफ डेविएशन, ये डेल्टा है तो बाय ज्योमेट्री ये भी डेल्टा होगा। तो हम ये कह सकते हैं tan डेल्टा दैट इज इक्वल टू एच अपॉन ए हो गया। तो एच की वैल्यू ए इंटू डेल्टा होगा, और डेल्टा की वैल्यू क्या होता है बेटा, म्यू माइनस 1 ए। नोट कर दिया बेटा। एक मिनट। ठीक है सर। नेक्स्ट बेटा हमने कोचीज रिलेशन बेटा देखा था, तो इसको एक बार वापस यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। कोचीज रिलेशन बेटा, एंड कोचीज रिलेशन क्या कहता है, म्यू इक्वल्स टू बेटा ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर एंड सो ऑन। ये बेटा अपन कह रहे कि कोचीज रिलेशन है, वेयर ए एंड बी आर कोचीज कांस्टेंट, ए एंड बी आर कोचीज कांस्टेंट है, और the value of a and b depends on the material of the prism। प्रिज्म के मटेरियल पे डिपेंड करेगा। a and b are Cauchy's constant and the value of a and b depends on the material of the prism। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे लैम्डा बेटा रेड का ग्रेटर होता है वॉयलेट से, तो हम ये यहाँ से बेटा ये डिस्कस निकाल सकते हैं कि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड वो लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट होगा, और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
रेड बेटा लेस देन वायलेट है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेविएशन है ऑफ रेड वो लेस देन डेविएशन ऑफ वायलेट होगा, क्योंकि डेविएशन म्यू माइनस वन इंटू ए है बेटा। तो अपन कह रहे जिसका म्यू कम होगा उसका डेविएशन है वो भी क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट अपन देखेंगे ठीक है बेटा सर। डिस्पर्जन ऑफ द लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अभी डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है कि जब कोई वाइट लाइट प्रिज्मों पर बेटा इंसिडेंट होती है और वो उसके कॉन्स्टिट्यूंट कलर्स के अंदर डिस्पर्स हो जाती है, तो उसको अपन डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहेंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट into their constituents color, constituent color is called dispersion of the light। Splitting of light into their constituent color is called dispersion of the light। जैसे अपन कह रहे कि एक प्रिज्म है, ये बेटा अपन कह रहे कि एक वाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है और आफ्टर इंसिडेंट अपन कह रहे कि इसके कॉन्स्टिट्यूट कलर में इस टाइप से स्प्लिट हो रही है बेटा, 3 4 5 6 एंड 7। तो इसको अपन कहेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो ये जैसे अपन कह रहे कि लाइट ऐसे बेटा स्प्लिट हो रही है, और यहाँ पे अपन ने कहा था कि एंगल ऑफ डेविएशन बेटा किसका ज़्यादा होगा, वॉयलेट का। तो वॉयलेट सबसे ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन होगा, रेड का सबसे कम होगा बेटा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट है वो इस टाइप से होगा वीप की, और बेटा सबसे कम डेविएट है वो रेड होगी और सबसे ज़्यादा डेविएशन है वो वॉयलेट होगी। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि अगर अपने को डेल्टा पी फाइंड करना है तो वो होगा बेटा म्यू वी माइनस वन इंटू ए के इक्वल होगा। अगर रेड का डेविएशन अपने को फाइंड करना है तो म्यू आर माइनस वन इंटू ए के इक्वल होगा। और ये बेटा अपन कह रहे कि इसका डिस्पर्जन एंगल है। अगर हम इसके डिस्पर्जन एंगल की बात करें डेल्टा थीटा, तो हम ये कह सकते हैं डेल्टा थीटा जो डिस्पर्जन एंगल है, और डिस्पर्जन एंगल होगा बेटा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। तो उसको अपन लिख सकते हैं बेटा ए म्यू वी माइनस म्यू आर, ये डेल्टा थीटा जिसे अपन डिस्पर्जन एंगल कहेंगे, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन एंगल। डिस्पर्जन एंगल। तो कोई भी अपन कह रहे कि वाइट लाइट जब प्रिज्मों पर इंसिडेंट होती है तो उस केस में वो अपने कॉन्स्टिट्यूंट कलर में बेटा स्प्लिट हो जाती है। लाइट के इस फिनोमेना को अपन क्या कहेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और जो लाइट का डिस्पर्जन है वो बेटा अपने पास ए म्यू वी माइनस म्यू आर, ये डिस्पर्जन एंगल है। तो डिस्पर्जन एंगल को अपन
म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए से लिखेंगे। आज बेटा इंटरनेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। सॉरी सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया। आज बहुत प्रॉब्लम कर रहा है नेट। हाँ सर, आज थोड़ा ज्यादा। ठीक है सर, सर वैसे इसमें एक क्वेश्चन था। हाँ। आपने लिखा है म्यू आर और म्यू वी, बट जो प्रिज्म का जो म्यू है वो तो हर उसमें कांस्टेंट रहेगा ना, नहीं और बेटा, लाइट की तो कुछ म्यू नो होती नो नो नहीं नो है। नो 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 नो। हम कह रहे हैं कि जो प्रिज्मा है वो लैम्डा पर डिपेंड करेगा। वेवलेंथ जैसे अपन कह रहे हैं कि अलग अलग कलर की अलग अलग होती हैं, तो उस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा। तो वॉयलेट के लिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग और होगा, सर रेड के लिए अलग होगा, इसीलिए वो डिस्पर्स हो रहा है। ठीक है, ठीक है। और ये हर प्रिज्म के लिए ट्रू होता है या फिर मतलब उस पर डिपेंड करता है? नहीं, ये सभी के लिए ट्रू होता है, बट अपन कह रहे हैं कि जब डेविएशन डिस्पर्जन एंगल कम होता है, क्योंकि डिस्पर्जन जो है वो ए पर डिपेंड करेगा, तो अगर डिस्पर्जन एंगल कम होगा तो हम उसको एक सिंगल मीन डेविएशन से डिनोट करते हैं, एक ही रे अपनी को दिखेगी वो। ठीक है सर। चलो, तो इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और इससे बचा कुछ टॉपिक डिस्पर्जन हो गया, फिर इसमें भी अपन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन देखेंगे, है ना। जैसे क्रोमेटिक अपने देखा था, क्रोमेटिक डिस्पर्जन, तो उसी टाइप से इसमें भी अपन देखेंगे एंगुलर एंड क्रोमेटिक डिस्पर्जन क्या होता है और उसकी कंडीशन क्या, उसको रिमूव करना रिड्यूस करना है तो अपन एक्रोमेटिक प्रिज्म किस टाइप से यूज कर सकते हैं। चलो, ठीक है सर। है।
बाय सर। बाय।